नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी कल अपन ने है ना ये जो एस पी और डी एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ठीक है ना, उनके सामान्य गुण के बारे में पढ़ा था। आज अपन इसी पाठ से जो संबंधित है कुछ जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। इसमें से कुछ टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे और जो रह जाएंगे या जो बच जाएंगे टॉपिक उसके लिए अपन है ना नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं परमाणु त्रिज्या, है ना, परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडी या रेडाई। तो परमाणु का जो बाहरी कोश होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां से लेकर के नाभिक के है ना इस नाभिक तक की जो बीच की दूरी होती है उसी को अपन परमाणु त्रिज्या मानते हैं। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्थिति निश्चित नहीं होती है, यानी कि कभी जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बहुत ज़्यादा निकट आ जाते हैं और कभी वो नाभिक से बहुत दूरी पर चले जाते हैं। ऐसा क्वांटम यांत्रिकी मानती है और वास्तव में सत्य है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है ना, या जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो निश्चित नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो परमाणु त्रिज्या है ये निश्चित नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपन को अध्ययन की दृष्टि से या मान के चलिए अपन को अध्ययन करना पड़ना है, तो फिर भी वैज्ञानिकों ने है ना कहा या वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है कि इनकी कुछ ना कुछ त्रिज्या ऐसी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे अपन को नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी दूरी पर है इसका अपन को पता चल जाता है। तो जो परमाणु त्रिज्या है, तो परमाणु त्रिज्या में अपन दो चीजें इसमें पढ़ते हैं। परमाणु त्रिज्या में दो चीजें, एक तो वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है और एक होती है सहसंयोजक त्रिज्या। तो इससे संबंधित मैंने जो चित्र है ये पहले ही ड्रॉ करके रखा है ताकि वीडियो है वो ज्यादा लंबा ना होने पाए। यहाँ पे मैंने है ना क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया है, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है ना। तो दो मॉलिक्यूल लिए हैं, तो इनके नाभिक से है ना ये जो दूरी है उसका अपन आधा कर देंगे तो अपन को क्या है वान डेर वाल्स त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या मिल जाती है। तो जो सहसंयोजक त्रिज्या होगी ये एक मॉलिक्यूल में दो परमाणु होते हैं, तो इनके बीच जो नाभिक होते हैं इनके बीच का यदि अपन आधा कर दें तो सहसंयोजक त्रिज्या मिल जाती है। और जो वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है इसमें अपन को दो मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। तो दो मॉलिक्यूल के जो बीच का जो नाभिक होता है, ठीक है ना, ये एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये Cl2 का मॉलिक्यूल है। इनका जो केंद्र है या जो नाभिक है ना, इन नाभिकों से एक दूरी है ना, दोनों की दूरी अपन मापते हैं। तो इसमें क्या होगा और इसका अपन आधा कर देंगे तो ये अपन को वान डेर वाल्स त्रिज्या मिल जाती है। तो इसमें अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो इसमें दो चीजें आती हैं, तो पहला अपन लिखेंगे इसमें वान डेर वाल्स त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या, ये जो त्रिज्या का जो मान है ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। एक तरह से कहें तो सबसे बड़ी जो त्रिज्या होती है वो वान डेर वाल्स त्रिज्या ही होती है, ठीक है ना। तो इसमें अपन को क्या करना है, ठोस अवस्था में इसमें लिखेंगे अपन ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में किसी एक तत्व के, ठोस अवस्था में किसी एक तत्व के, ठोस अवस्था में किसी एक तत्व के दो निकटतम अणुओं के, दो निकटतम अणुओं के नाभिकों, दो निकटतम अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, नाभिकों के बीच की दूरी, नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, बीच की दूरी का
का आधा, बीच की दूरी का आधा वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। इसको त्रिज्या को, या जो परमाणु की त्रिज्या है उसको अपन एंजिस्ट्रॉन में प्रदर्शित करते हैं। इसको अपन एंजिस्ट्रॉन में व्यक्त करते हैं। इसे एंजिस्ट्रॉन में व्यक्त करते हैं, और इसको एक्स किरण के द्वारा, जो एक्स किरणें होती हैं, ठीक है ना, उसके द्वारा इसको अपन प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो जो ठोस अवस्था है इसमें किसी तत्व के, कोई भी एक तत्व, जैसे मैंने क्लोरीन का तत्व ले लिया, या ये क्लोरीन का तत्व है ना, तो निकटतम दो अणु हो, इसमें एक मॉलिक्यूल जे हो गया, एक मॉलिक्यूल जे हो गया, इनके नाभिक, तो इन दोनों की दूरी के बीच की को अपन आधा कर दें तो वान डर वाल्स त्रिज्या आ जाती है। ठीक है ना, क्या आ जाती है? वान डर वाल्स त्रिज्या आ जाती है। एक्स किरण अध्ययन से, एक्स किरण अध्ययन से यह दूरी ज्ञात की जा सकती है। 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 इसके बाद अपन देखेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। इसके बाद है दूसरा है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, तो इसमें क्या लेना है अपन को? एक ही तत्व का, ठीक है ना, एक परमाणु या एक मॉलिक्यूल लेना है। एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें दो परमाणु होंगे, तो उसका जो नाभिक होगा, इन नाभिकों की, है ना, बीच की दूरी को मापेंगे, ठीक है ना, और उसको क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। ठीक है ना, इसको क्या कर देंगे अपन? आधा कर देंगे, तो अपन को सहसंयोजक त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है ना, और इसके लिए, है ना, एक्स किरण है ना की आवश्यकता होती है। इसको अपन, इतने छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो परमाणु इतने छोटे होते हैं कि इनको अपन इंची टेप से नहीं माप सकते हैं। ठीक है ना, तो इनको अपन मापने के लिए, है ना, कुछ वैज्ञानिक टर्म होते हैं, उन्हीं के द्वारा अपन इसको माप सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वान डर वाल्स, दो नाभिकों के बीच की दूरी, जो वान डर वाल्स दूरी होती है, वो 3.60 एंजिस्ट्रॉन होती है। और अपन को वान डर वाल्स त्रिज्या निकालना है, तो इस दूरी का क्या कर देंगे? अपन आधा कर देंगे, तो अपन को क्या? वान डर वाल्स त्रिज्या यानी कि 1.8 एंजिस्ट्रॉन अपन को प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो इसी को अपन सामान्य तौर पर, है ना, परमाणु त्रिज्या कह सकते हैं। ये ठोस अवस्था में इसको, है ना, परमाणु त्रिज्या अपन बोल सकते हैं। इसके अलावा जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है, वो एक परमाणु, है ना, जो एक मॉलिक्यूल है ना, और उसमें दो परमाणु, उनके नाभिक के बीच की दूरी अपन मापेंगे और उसको आधा कर देंगे, तो अपन को सहसंयोजक त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें अपन लिखेंगे किसी तत्व के द्विपरमाणु अणु में, किसी तत्व के द्विपरमाणु अणु में, द्विपरमाणु अणु में, किसी तत्व के द्विपरमाणु अणु में एकल बंध से जुड़े हुए, एकल बंध से जुड़े हुए परमाणु, एकल बंध से जुड़े हुए परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी, जुड़े हुए परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी
बीच की दूरी के आधे को बीच की दूरी के आधे को बीच की दूरी के आधे को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं और इसको भी अपन एंजिस्ट्रॉन से दिखाते हैं या इसको अपन को एंजिस्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी अपन एंजिस्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या है, इसको अब छोड़ दो, ये वांडर वाल्स त्रिज्या हो गई। अपन ने एक ही मॉलिक्यूल लिया है ये वाला, ठीक है ना, एक ही मॉलिक्यूल है और अपन को दो ही परमाणु अणु लेना है। ठीक है ना, एक ऐसा अणु लेना है जिसमें दो परमाणु हो, उनके नाभिक की है ना बीच की दूरी मापेंगे और बीच की दूरी को मापने के बाद उसको आधा कर देंगे। जैसे इसकी है ना अंतर नाभिकीय यानी कि दो परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी 1.99 एंजिस्ट्रॉन होती है। ठीक है ना, और जैसे इसको अपन आधा कर देंगे तो 0.99 एंजिस्ट्रॉन आ जाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन इस सहसंयोजक त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इस सहसंयोजक त्रिज्या को अपन निकाल सकते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या वांडर वाल्स त्रिज्या से छोटी होती है। जो सहसंयोजक त्रिज्या है ये छोटी होती है और वांडर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है ना, तो वांडर वाल्स त्रिज्या बड़ी होती है और है ना सहसंयोजक त्रिज्या छोटी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब परमाणु या जो अणु है आपस में बंध बनाते हैं, ठीक है ना, तो उन बंध बनने के कारण उनकी जो नाभिक से है ना थोड़ी है ना आकर्षण जब बढ़ जाता है उसका। ठीक है ना, इस वजह से उसकी क्या है सहसंयोजक त्रिज्या छोटी हो जाती है और तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या को ही अपन परमाणु त्रिज्या मानते हैं। तो वास्तव में अपन ठीक है ना सहसंयोजक त्रिज्या को ही अपन परमाणु त्रिज्या मानते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या को ही सहसंयोजक त्रिज्या को ही सहसंयोजक त्रिज्या को ही परमाणु त्रिज्या मानते हैं। परमाणु त्रिज्या मानते हैं। ठीक है ना, सहसंयोजक त्रिज्या को ही अपन परमाणु त्रिज्या मानते हैं। इसके बाद इसी से संबंधित एक प्रभाव भी है ना, जिसको अपन परिरक्षण प्रभाव ठीक है ना या आवरण प्रभाव कहते हैं, वो भी अपन यहीं पे इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसको साफ किए दे रहा हूं और उसके बाद अपन है ना पढ़ेंगे परिरक्षण प्रभाव। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। ठीक है ना, ये क्या कर देता है, ये नाभिक और जो लास्ट में जो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में एक आवरण बनता है। ठीक है ना, उसी को अपन आवरण प्रभाव परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, है ना, तो वो अपन इसमें देख लेते हैं। नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों 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 के मध्य अंतःकोश के संयोजी इलेक्ट्रॉनों अंतःकोश के संयोजी इलेक्ट्रॉनों अंतःकोश के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण
संयोजी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से उपस्थिति के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिरक्षित रहते हैं, नाभिक से परिरक्षित रहते हैं, जिसे परिरक्षण प्रभाव इंग्लिश में शील्डिंग इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव या आवरण प्रभाव स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। इसका अपन और भी है ना अध्ययन करेंगे, अभी केवल अपन ने परिभाषा बस इसकी देखी है, ठीक है ना। इसके बारे में अपन है ना और भी आगे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत और भी मैं अभी इसको समझाए दे रहा हूँ, और उसके बाद इसके बारे में थोड़ा और अपन आगे पढ़ेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो परमाणु है, ठीक है ना, परमाणु में क्या है, ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है। तो सबसे बाहरी वाला ऊर्जा स्तर है, और जो नाभिक है, जब बीच में उनके है ना इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वो नाभिक से क्या है आकर्षित नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, या उन पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण है वो कुछ हद तक कम हो जाता है, ठीक है ना। इसी को अपन शील्डिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जब इलेक्ट्रॉन या जब आंतरिक कोश का सबसे स्थायी जो विन्यास है वो H2sp6 होता है, H2sp6 होता है, जिसमें क्या है नाभिक के और संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य जो है ना जो परिरक्षण हो जाता है या जो आकर्षण है वो कुछ कम हो जाता है, नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है, ठीक है ना। उसी को अपन परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग है ना प्रभाव कहते हैं। इसके बाद परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, ये कुछ कारक होते हैं जो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करते हैं, यानी कि है ना किसी के कारण या तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है या फिर परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। जैसे नाभिकीय आवेश, जितना अधिक नाभिकीय आवेश रहेगा तो परमाणु त्रिज्या उतनी ही कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जब आकर्षण बढ़ जाता है तो जो परमाणु त्रिज्या है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। और जितना ज्यादा इसमें कम रहेगा नाभिकीय आवेश, ठीक है ना, उतना ही परमाणु त्रिज्या क्या है बड़ी हो जाती है। इसके बाद है कक्ष संख्या यानी कि ऊर्जा स्तर। तो परमाणु में जितने ज्यादा ऊर्जा स्तर होंगे है ना तो उसकी जो त्रिज्या है उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही कक्ष संख्या बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी क्या है बढ़ती जाती है, जिससे क्या है जो परमाणु त्रिज्या है वो बड़ी होती जाएगी। इसके बाद है परिरक्षण प्रभाव।
ठीक है ना। तो परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा, है ना, परमाणु त्रिज्या उतनी ही बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उनका नाभिक से आकर्षण कम हो जाता है, ठीक है ना। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उनका नाभिक से आकर्षण कम हो जाता है, तो परमाणु त्रिज्या क्या है, बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये परमाणु त्रिज्या को कुछ प्रभावित करने वाले एक कारक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आज अपन ने जो परमाणु त्रिज्या है ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा अपन ने कवर कर लिया है कंप्लीटली। अब इसके बाद अपन आगे, है ना, पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या, है ना। तो आयनिक त्रिज्या वाला जो टॉपिक है ये अपन कल, है ना, देखेंगे या अगले क्लास में अपन देखेंगे। तो आज अपन ने जो परमाणु त्रिज्या है ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद अपन, है ना, आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, है ना, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था, ये भी अपन देखेंगे, है ना। तो टॉपिक वाइज टॉपिक अपन देखेंगे। तो आज तक की जो क्लास है इस क्लास में बस इतना ही, ठीक है ना। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।